गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद संबंधी जयप्रकाश नारायण के विचार। कल हमने किया था जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, जो बच्चे आए नहीं थे वो पढ़ लिए। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद और अन्य समाजवादी विचारकों से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने समाजवाद का गहन अध्ययन किया था। इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने समाजवाद संबंधी अपने विचार प्रकट किए थे। समाजवाद क्या होता है ये आपको पता है, कल भी बताया था। भी सभी को उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये समाजवाद वो है। समाज का, संसार, देश का जो भी भौतिक संसाधन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अधिकार होना, ताकि उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। सरकार कम से कम इंटरफेयर करे उद्योग, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो वो समाजवाद होता है। और जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों के समर्थक थे। नारायण के समाजवादी विचारक मुख्यतः भारत की विशेष परिस्थितियों की उपज थे। उनके समाजवादी विचारों में मार्क्सवादी कट्टरता नहीं थी। उनके मन में भारत के सर्वपक्षीय विकास और आम भारतीयों की समुचित स्थिति में सर्वपक्षीय सुधार की तीव्र इच्छा थी। भी वो केवल मजदूर वर्ग के पक्षधर नहीं थे, जैसे मार्क्स केवल मजदूर वर्ग का पक्षधर था, लेकिन जयप्रकाश नारायण सर्वपक्षीय सबका विकास चाहते थे। भी सबको साथ लेकर चले, सबका साथ सबका विकास इसमें होता रहे, उनकी ऐसी इच्छा थी। उनके समाजवादी विचार इस इच्छा के प्रतीक थे, सर्वपक्षीय कल्याण। जयप्रकाश नारायण ने अपने विदेशी प्रवास के दौरान अमेरिका में कार्ल मार्क्स और अन्य समाजवादी चिंतकों का गहराई से अध्ययन किया। 1929 में जब वे अमेरिका से वापस लौटे तो पूर्ण रूप से समाजवादी नेता बन चुके थे। 1934 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से प्रत्यक्ष समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव रखी और उसके कार्यक्रम का प्रसार किया। अन्य समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया, M.N. रॉय, सतपाल डांग आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारत में समाजवाद को मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने समाजवाद का मार्ग बताया। वैसे तो समाजवाद तो सबसे पहले तो है इसमें हमारा कि समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण साधनों से। समाजवाद जैसे मार्क्स चाहते थे ना, क्रांति का साधन अपनाए, मारकाट का साधन अपनाए, नहीं। जयप्रकाश नारायण हमेशा ऐसा सोचते थे कि हमारा जो है साधन, तो समाजवाद जो स्थापना वो शांतिपूर्ण तरीकों से आनी चाहिए। उसने इसके लिए लोकतंत्र की भी वो की थी, लोकतंत्र का भी पक्षधर था वो। जनता का ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जनता जागरूक होनी चाहिए, राजनीतिक चेतना उसके अंदर आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के जो है काम कम से कम होने चाहिए। राज्य एक आवश्यक बुराई है, वो तो ऐसा समझते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वो पक्षधर थे, है ना। वो हिंसा में और उसमें शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। भी कोई भी जो है वो हिंसा के द्वारा या शक्ति का या बल प्रयोग करके ने जो है समाजवाद की स्थापना करे। समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। उसमें अपना सरकार अगर ना माने तो लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे, प्रार्थना पत्र दे, रिक्वेस्ट करे, शांतिपूर्ण तरीके से रैली जुलूस निकाले। अगर समाजवाद की स्थापना नहीं होती है तो वो ऐसे समाजवाद शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने के पक्ष में थे। समाज का समन्वित विकास। जयप्रकाश नारायण कैसे समाजवाद का लक्ष्य रखा था उन्होंने? ऐसे समाजवाद का उद्देश्य था जिसमें सर्वपक्षीय, पीछे पढ़ के आए थे ना, समन्वित का मतलब होता है मनुष्य का केवल ये नहीं कि राजनीतिक विकास और लोकतंत्र आ गया, तो वो आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि हर प्रकार के विकास में हिस्सा उनका होना चाहिए। उनका विकास आम नागरिकों का जो है सांस्कृतिक विकास भी हो, धार्मिक भी हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो। समन्वित का मतलब होता है कि हर प्रकार का विकास उनका होना चाहिए। उनके लिए अवसर उपलब्ध होना, आवश्यक साधन हो। वे कब होंगे? जब समाजवाद आएगा। जो भी भौतिक संसाधन अगर उस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार रहे, आराम जनता का ना होगा, तो कहाँ का समाजवाद है? समन्वित विकास तो जब होगा ना जब गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। तो इस प्रकार वो समन्वित विकास के पक्षधर थे। उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण। उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण का मतलब यही था कि जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, जहाँ जैसे ये बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, उनका समाजीकरण किया जाना चाहिए। उन पर कुछ एक लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो आम जनता की पहुँच तक होने चाहिए। भी जिसका जितनी हैसियत है उतने अपना निवेश कर लो। बड़ी फैक्ट्री कंपनी लगाने का
पैसा है किसी के पास तो बड़ी फैक्ट्री कंपनी लगा लो, छोटे कुटीर लघु उद्योग खोलने का पैसा है तो कुटीर लघु उद्योग खोल लो, लेकिन उत्पादन के साधनों पर होना तो सबका अधिकार चाहिए ना। जब तक सबका अधिकार नहीं होगा, आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं होगी, तो कैसे वो उसको यूज करेगा। और जब तक समाजवाद आएगा ही नहीं, जब तक उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार नहीं होगा। सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। सहकारी कृषि जो है समाजवाद समाज को प्रोत्साहित करती है। सहकारी कृषि जो क्या कहता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसमें। सहकारी बैंक सुने हैं ना, कृषि के लिए लोन देने चाहिए, कृषि के लिए उत्तम बीज खाद व्यवस्था सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, टाइम पे बिजली देनी चाहिए, उचित मूल्य रेट होना चाहिए, समर्थन मूल्य वगैरह जो देती है सरकार। तो सहकारी कृषि जो है वो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, कृषि पहले जो थी वो पूंजीवाद के हाथ में थी। अंग्रेज थे तब भी वो अपनी नील अफीम की खेती करवाया करते, पूंजीवाद भी फिर अपनी कंपनी में जो कच्चा माल चाहिए था वह खेती करवाया करते। नहीं, समाजवाद तो आम जनता की इच्छाओं के अनुरूप और आवश्यकताओं के अनुरूप खेती की जानी चाहिए। जैसे जो भी हमारी इच्छा हो हम पैदा करें और अपना निवेश करें कृषि में, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचें हम। और सहकारी कृषि के लिए भूमि राज्य की होगी और सभी उस पर मजदूरी करेंगे। सहकारी कृषि है, सरकार की ज़मीन होगी, सरकार के अंडर में होगी ज़मीन तो, और खेती आप उस पर आम किसान करेगा। तो इस प्रकार वो फिर जो है उपज का जो लाभ होगा वो सभी में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। जो लाभ होता है ना, मनो प्रॉफिट होता है खेती से, वो मजदूरों को भी दे दिया जाए, लेकिन ऐसा करते नहीं है। राष्ट्रीयकरण पर बल। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद की सामाजिक स्थापना के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया था। उनका मत था कि भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में बैंकों, परिवहन के साधनों, बड़े बड़े उद्योग और व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ताकि इनका जनता के हित में प्रयोग हो सके। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि ये सरकार का अंडर में होने चाहिए बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री, ताकि सरकार किसी के साथ पक्षपात न कर कर सबको अपने उसमें बराबर विकास करे सबका। अगर ये किसी निजी व्यक्ति का हाथ में हो गए तो मनमर्जी रेट लगाएगा, मनमर्जी से अपना उत्पादन करेगा जो उसको ज़रूरत है। और सरकार के अंडर में हो गए तो सरकार तो वो उत्पादन करवाएगी ना जो जनता की ज़रूरत है ना, चाहे उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, है क्योंकि सरकार तो काम करती है, उसमें लॉस होता ही है, सरकार को मुनाफा कहाँ होता। जो 5 रुपये की पर्ची कटाए हर किसी 500 की कटाए है सरकारी हॉस्पिटल में, तो कल्याण का कार्य है ना। तो इस प्रकार जो है जैसे समाजवादी देश भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन, यहाँ तक कि इंग्लैंड जैसे पूंजीवादी देशों में भी 1945 में श्रमिक दल की सरकार बनने पर बड़े बड़े उद्योग आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के द्वारा इन उद्योग, व्यापारिक संस्थाओं और बैंकों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जनता को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण पर बल। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी समाज की स्थापना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण पर भी बल दिया है। इसका क्या मतलब वो है कि अगर समाजवाद को अच्छे तरीके से हमें लागू करना है तो सबसे पहले लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा, है ना। उनको काम के अवसर मिलेंगे ना, जब ये तो कुछ पैसा निवेश करेंगे उद्योग फैक्ट्रियाँ में, अवसर की समानता उनके पास होगी। तो आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से, समाज में अगर छुआछूत इनकी भावना बनी रही, ये बुराइयाँ जाति की रही, तो ऐसे जो है वो इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है और सामाजिक रूप से भी मजबूत होना है जब ये समाजवाद आवेगा। जब तक वो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक समाजवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी के लिए जो है समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती जब तक कि विदेशी शासन कह रहे हैं कि उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा। वो तो अपने प्रॉफिट के काम करवा रहा है, सारे नील अफीम की खेती करवा रहा है, कच्चा माल यहाँ से लेकर जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण पर उन्होंने बल दिया था। आधुनिक लोकतंत्र के द्वारा गरीबों का कल्याण असंभव। जयप्रकाश का मत था कि आधुनिक लोकतंत्र के द्वारा गरीबों का कल्याण संभव नहीं है। उनके मत के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कहा था कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता कुछ एक लोगों के हाथों में सीमित रहती है। जो आजकल लोकतंत्र चल रहा है ना, जैसे मुट्ठी भर लोग हैं, इतनी जनता में तो 545 चुन कर जावा हाँ लोकसभा राज्यसभा अपने देश का लगाओ, तो मुट्ठी भर लोग हैं इतने करोड़ों में, है ना। तो सत्ता जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित रहती है। आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य आधार चुनाव है और चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था में चुनाव लड़ना तो दूर है, चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना पैसा बर्बाद होता है इलेक्शन पे, एक सरपंच का इलेक्शन लड़ना भी लाखों में है। तो एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति कैसे इलेक्शन लड़ेगा, कैसे देश में अपने पक्ष में नीतियाँ बनवाएगा। आम आदमी जब तक जीत कर नहीं जाएगा तो अपने पक्ष में नीतियाँ भी नहीं बनाएगा। तो आधुनिक लोकतंत्र गरीबों के कल्याण की योजनाएं नहीं देखते,
जो सरकार बैठी है ना, वो तो पूंजीपतियों के पक्ष में नियम नीति कानून बनाते हैं। जैसे अब कहते हैं ना, मोदी ने तो सारी नियम नीति अडानी अंबानी के पक्ष में बना हुआ है, गरीब के कल्याण की नहीं बनाता। तो ऐसा आधुनिक लोकतंत्र जो हो गरीबों के कल्याण के लिए जो है संभव नहीं है, गरीबों का कल्याण करना उसमें संभव नहीं है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर समर्थन, ये कल भी आया था कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था के लेवल पर भी है, भी जो अर्थव्यवस्था है वो केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि देश के पैसे पर किसी मुट्ठी भर लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था तो पैसे से ही होती है ना, वो पैसा जो है वो गरीबों तक बंटकर आना चाहिए। भी पहले सेंटर लेवल में जैसे टैक्स इकट्ठे करते हैं या जो भी सरकार की आय के साधन है अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका स्टेटों को हिस्सा दे, स्टेट फिर पंचायत जो है वह नगर निगम, नगर परिषद है, जिला परिषद वगैरह है, उनको अपना दे। तो पूरी जैसे शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है वैसे पैसे का भी बंटवारा करना चाहिए। पैसे का भी इसी तरह प्रकार जो है डिवाइडेशन होना चाहिए कि पैसा बटेगा जभी तो कुछ काम कर पाएंगे। सरपंचों को ग्रांटें नहीं मिलेंगी तो क्या काम करेंगे, अगर एमएलए एमपी को ग्रांट नहीं मिलेंगे तो क्या काम करेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है वो भी केंद्रित होनी चाहिए। पूंजीवाद का विरोध, जयप्रकाश नारायण जब समाजवाद का पक्षधर है तो पूंजीवाद का तो अपना विरोध है। पूंजीवाद में क्या होता है तुम समझते हो ना, इस दो ही वर्ग होंगे, एक मजदूर वर्ग होगा, एक पूंजीपति वर्ग होगा, मालिक होगा चाहे मजदूर होगा। मालिक तो मुनाफा कमाए जाएगा और अपनी जेब में डाले जाएगा और मजदूर का खून चूसे जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था के वो पक्षधर नहीं थे, वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि समाजवाद में सभी को काम करने का अवसर मिले और जो भी मुनाफा होता है उसका मैं असल में तो सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीयकरण करना देना चाहिए। बैंकों का, फैक्ट्रियों का, बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री जो कंपनी है, राष्ट्रीयकरण होगा तो सरकार का उस पर अधिकार होगा, सरकार ध्यान से काम करवाएगी, भाई ना शोषण करेगी। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति तो शोषण करते हैं ना, एक सरकारी स्कूल का टीचर और एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, कितना डिफरेंस है, हैं? फर्क समझते हो ना, काम बराबर वेतन कम। तो ऐसा ही डिफरेंस जो वो पूंजीवाद का विरोध करते थे कि पूंजीपति लोग तो जो है अपनी अपनी पूंजी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। मजदूरों को ना काम के घंटे निश्चित करते हैं, ना उनका वेतन निश्चित करते हैं, ना छुट्टी का दिन निश्चित करता है, ना कोई किसी घटना का शिकार हो जाता है तो पीछे से उसकी परिवार की आर्थिक मदद वगैरह करते हैं। तो ऐसा पूंजीवाद जो है वो नहीं चाहते थे, पूंजीवाद का विरोध करते थे। भूदान आंदोलन का समर्थन, भूदान आंदोलन का मतलब क्या है, भूमि का दान। जिसका ज़्यादा कृषि है ना उस पर जो है सरकार को दान दे दो। जयप्रकाश ने ये कहा था सार्वजनिक हित के लिए। पहले तुमने सुना भी होगा, अपने बड़े बूढ़े ऐसे करते थे जिसके कई कई किले होते थे, आड़ोस पड़ोस में कोई बसाना होया करता तो उन्हें 5,000 किले दे दिया करते हैं ना, दे दिया करते हैं ना। तो ऐसी कृषि भूमि पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होगा और ज़मीन सामूहिक रूप से ग्राम की होगी और उन सभी मिलजुल कर खेती करेंगे। भूदान कर दो, जैसे ये पंचायती ज़मीन सुनी है, यानी तो सरकार की ज़मीन है, इसका टैक्स आवे इसका या जो इसका किराया आवे भाड़ा आवे उसका दाम के विकास के कार्य करवाना है, जो उसका ठेका वगैरह आता होगा ना पंचायती ज़मीन का, जो दुकान है पंचायती ज़मीन है और है किराए पे दे रखी हैं। तो ये सारा जो है दूसरे देशों में ज़मीन की समस्या कानून के द्वारा, जोर जबरदस्ती द्वारा, हिंसा के द्वारा हल की गई। लेकिन अपने देश में तो मतलब जो नहीं अगर मार काट के बाद इस्तेमाल हुए थे, ज़मीन के टुकड़े भी कित कित पे कर रहे थे, वे इकट्ठे कर दिए थे, है ना, जिसके बिल्कुल नहीं थी थोड़ी थोड़ी उनको भी दे दी थी। ये तो अगर है जब तो बांटा तो भूमि सबको बराबर ऐसी थी, फिर ये तो किसी का एक आदमी रह गया, किसी का 12 होगी, हैं 12 वाले का तो कम आप रहेगी, एक आड़े का बनवाना कोई पीढ़िया में एक साल ले जाओ उनका ज़मीन ज़्यादा हो गया, है ना। वैसे तो बंटवारा आजाद किया था, सेम सा किया आत्मनिर्भरता पर